देखिए, तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था हिंदी में मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकन का अर्थ, विशेषताएं और मूल्यांकन के प्रकार। आज देख लेते हैं शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया लक्ष्य, अधिगम संबंधी अनुभव एवं मूल्यांकन के उपकरणों पर निर्भर करती है। इसमें से किसी एक के अभाव में मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण होना संभव नहीं है। इसलिए शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 पदों का निर्धारण किया गया है। नंबर 1, लक्ष्यों का निर्धारण। नंबर 2, अधिगम अनुभव प्रदान करना। नंबर 3, व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। अब एक एक स्टेप को देख लेते हैं। पहला स्टेप है लक्ष्यों का निर्धारण। शैक्षणिक मूल्यांकन के प्रथम चरण में शिक्षण का नियोजन किया जाता है। शिक्षण के नियोजन में सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित शिक्षण लक्ष्यों, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति आदि का निर्धारण किया जाता है। इन शिक्षण लक्ष्यों के आधार पर बालक के व्यवहार में होने वाले अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है। इस सोपान में शिक्षण लक्ष्यों का परिभाषीकरण करना भी आवश्यक होता है। परिभाषीकरण द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है कि किस लक्ष्य से बालक के व्यवहार में कौन से अपेक्षित परिवर्तन होंगे, जो बालक के शैक्षिक मूल्यांकन में सहायक होंगे। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप है आपका अधिगम अनुभव प्रदान करना। बालक में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित विविध क्रियाकलापों के द्वारा अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं। अधिगम अनुभव के संप्रेषण से पूर्व अधिगम अनुभवों की व्यवस्था, अधिगम संबंधी परिस्थितियों का सृजन आवश्यक होता है, क्योंकि अधिगम अनुभवों के आधार पर शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया संभव है। अतः अधिगम अनुभवों की व्यवस्था और उनका संप्रेषण समुचित ढंग से किया जाना चाहिए, जिससे मूल्यांकन विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ हो सके। नेक्स्ट पद है या सोपान है व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। शिक्षण प्रक्रिया में प्रदत्त अधिगम अनुभवों द्वारा ही छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते हैं। छात्र के व्यवहार में क्या अपेक्षित परिवर्तन हुए, यह शैक्षिक मूल्यांकन द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके लिए शिक्षक निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, मौखिक निरीक्षण एवं अन्य प्रकार के मूल्यांकन क्रियाओं द्वारा जांच करता है। ओके, तो शैक्षिक मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसके जो है 3 पद होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। उसके बाद अधिगम अनुभव प्रदान करते हैं। फिर जो तीसरा है हमारा व्यवहारिक परिवर्तनों के आधार पर क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है मूल्यांकन की प्रविधियां, इवैल्यूएशन टेक्निक्स। क्या मूल्यांकन की प्रविधियां कौन कौन सी हैं? तो मूल्यांकन की प्रमुख प्रविधियों में सबसे पहली प्रविधि है आपकी निरीक्षण। निरीक्षण प्रविधि। मूल्यांकन की प्रविधियों में पहली कौन सी है आपकी, निरीक्षण। निरीक्षण प्रविधि। चलिए देखते हैं मूल्यांकन की प्रविधियों में निरीक्षण प्रविधि। यह प्रविधि छात्रों की आदतों तथा कुशलताओं के विकास को जांचने के लिए उपयोगी है। उचित रूप से किया गया निरीक्षण छात्रों के संबंध में उपयुक्त निर्णय करने के लिए विशेष महत्व रखता है। ठीक, नेक्स्ट है आपकी साक्षात्कार प्रविधि। विद्यालयों में छात्रों के मूल्यांकन के लिए साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण प्रविधि है।
इसके द्वारा छात्रों की रुचियों के विकास और दृष्टिकोणों में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जा सकता है। साक्षात्कार छात्रों की विभिन्न व्यक्तिगत विशेषताओं की जांच करने में भी सहायक है। नेक्स्ट प्रविधि है आपकी प्रश्नावली। छात्रों की रुचियों एवं अभिवृत्तियों के विकास से संबंधित तथा अन्य प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली बहुत सरल एवं उपयोगी प्रविधि है। नेक्स्ट प्रविधि है पड़ताल सूचियां। पड़ताल सूचियां, पड़ताल सूची में क्या करते हैं, देखिए पड़ताल सूचियां भी वैयक्तिक सूचना यानी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन एवं मत जानने की एक उपयोगी प्रविधि है, टेक्निक्स है। इसमें कुछ चुने हुए शब्दों, वाक्यांशों या अनुच्छेदों की एक सूची होती है जिसमें निरीक्षित की उपस्थिति या अनुपस्थिति को प्रकट करने के लिए निरीक्षक सही का चिन्ह लगा देता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी क्रम निर्धारण मापनी। क्रम निर्धारण मापनी प्रविधि। क्रम निर्धारण मापनी, हाँ निरीक्षित मतलब सर जिसका निरीक्षण किया गया है वो। जी जी जी। नेक्स्ट है आपकी क्रम निर्धारण मापनी। क्रम निर्धारण मापनी छात्रों के मूल्यांकन की महत्वपूर्ण प्रविधि है। यह कुछ चुने हुए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या अनुच्छेदों की सूची होती है। क्रम निर्धारण मापनी में क्या होता है, इसमें कुछ चुने हुए शब्द होते हैं, वाक्यांश होते हैं, वाक्यों या अनुच्छेदों की एक सूची होती है जिसमें निरीक्षक मूल्यों के किसी वस्तुनिष्ठ मान के आधार पर कोई मूल्य या क्रम अंकित करता है। इस प्रविधि का प्रयोग विभिन्न छात्राओं में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों या विशेषताओं के मूल्यांकन में किया जाता है। तो ये आपकी क्रम निर्धारण मापनी प्रविधि थी। नेक्स्ट है आपकी छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुएं। छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुएं भी उनके व्यवहार एवं रुचि संबंधी सूचनाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में कार्य करते हैं। जो भी छात्र हैं उनके द्वारा जो भी वस्तुओं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है या निर्मित की जाती है, उनके द्वारा भी उनके व्यवहार और उनकी रुचि संबंधी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। ठीक, तो छात्रों द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं ये भी एक प्रविधि के रूप में हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अभिलेख। क्या, अभिलेख मूल्यांकन की महत्वपूर्ण प्रविधियों में छात्रों की डायरियां, शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए घटनावृत्त तथा संचित अभिलेख पत्र भी प्रमुख स्थान रखते हैं। देखिए इसके अंतर्गत छात्रों की डायरियां, ये छात्रों की डायरियों में क्या होता है, ये छात्रों को रुचियां, छात्रों की रुचियां, अभिवृत्तियां, व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं आदि पर पर्याप्त रूप से प्रकाश डालती हैं जिनके आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। छात्र जो डायरी लिखते हैं ना, उसमें उनकी रुचियों और अभिवृत्तियां मतलब उनका जो एटीट्यूड है, ठीक है, दृष्टिकोण है, ठीक, उसके बारे में और व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं आदि के बारे में पर्याप्त रूप से जानकारी मिलती है जिनके आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसी के अंतर्गत, अभिलेखों के अंतर्गत घटनावृत्त। इसके माध्यम से छात्रों के उस व्यवहार को प्रस्तुत किया जाता है जिसे वह किसी घटनावश या भावावेश की स्थिति में करता है। घटनावृत्त द्वारा छात्रों के दूसरों के प्रति दृष्टिकोण एवं व्यक्तित्व के अन्य पक्षों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका संचित अभिलेख। संचित अभिलेख छात्रों के निर्देशन के लिए सूचना को लेखबद्ध करने, फाइल बनाने तथा उपयोग करने की एक प्रविधि है। ये प्रत्येक छात्र के शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास की व्यक्तिगत संचित सूची प्रस्तुत करता है। इस प्रकार संचित अभिलेख पत्र छात्रों को विभिन्न दशाओं में हुई उन्नति एवं अवगति के विषय में सम्यक जानकारी कराने में सक्षम है। नेक्स्ट है आपका
परीक्षण प्रविधि। तो देखिए परीक्षण मूल्यांकन में परीक्षणों की जो उपयोगिता है वो सर्वाधिक है। तो अब देखिए परीक्षण का अर्थ क्या है, ये परीक्षण क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। मानव व्यवहार की विभिन्नताओं का यथार्थ मापन एवं मूल्यांकन जिस साधन या उपकरण के माध्यम से किया जाता है उसे परीक्षण कहते हैं। तो परीक्षण समझिएगा, मानव व्यवहार की विभिन्नताओं का यथार्थ मापन एवं मूल्यांकन जिस साधन उपकरण के माध्यम से किया जाता है उसे क्या कहते हैं, परीक्षण कहते हैं। सर्वप्रथम इन परीक्षणों की रचना का जो श्रेय है वो अंग्रेज संख्याशास्त्री सर फ्रांसिस गाल्टन सन 1822 और 1911 को जाता है, और साथ में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक आर.बी. कैटिल सन 1866 और 1944 को है, जिन्होंने व्यक्ति की बुद्धि, स्मृति, संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण आदि से संबंधित कार्यों के मापन एवं मूल्यांकन के लिए विभिन्न यंत्रों एवं परीक्षणों का विकास किया। तत्पश्चात अन्य मनोवैज्ञानिकों की एक श्रृंखला होती गई, जिन्होंने मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को समुन्नत करने में अपना विशेष योगदान दिया। अब देखिए परीक्षण का अर्थ कुछ प्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा देख लेते हैं, जिसमें से हैं क्रोनबैक। क्या नाम है? क्रोनबैक के अनुसार परीक्षण का अर्थ देखिए, क्रोनबैक महोदय के अनुसार परीक्षण का अर्थ परीक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। क्रोनबैक क्या कहते हैं? परीक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये तो क्रोनबैक के अनुसार थी। अब देखिए शिक्षा शब्दकोश के अनुसार परीक्षण के अर्थ को स्पष्ट किया गया है। परीक्षण प्रश्नों अथवा कार्यों का एक समूह है जिनका उत्तर छात्र देता है, जिसका उद्देश्य छात्र गुण का संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण करना होता है, जो यह मापन के लिए अभिकल्पित है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार परीक्षण का अर्थ परीक्षण प्रश्नों अथवा कार्यों का एक समूह है जिनका उत्तर छात्र देता है, उसका उद्देश्य छात्र गुण का संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण करना होता है, जो यह मापन के लिए क्या है, अभिकल्पित है। अभिकल्पित का क्या तात्पर्य है? मतलब जिसे डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो ये परीक्षण का अर्थ था। तो परीक्षण के अर्थ में क्रोनबैक महोदय की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। क्रोनबैक के अनुसार परीक्षण का अर्थ परीक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। क्रोनबैक महोदय ने परीक्षण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है, परीक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं या अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। तो उत्तम परीक्षण में दो प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर एक तकनीकी विशेषताएं, नंबर दो व्यवहारिक विशेषताएं। तो सबसे पहले देख लेते हैं तकनीकी विशेषताएं। एक उत्तम परीक्षण में कौन कौन सी तकनीकी विशेषताएं होती हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं। नंबर एक तकनीकी विशेषताओं के अंतर्गत वैधता, वैलिडिटी। परीक्षण की वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण वास्तव में उन लक्ष्यों का मूल्यांकन करता है जिसका मूल्यांकन करना उसका लक्ष्य है। यानी इसके लिए आवश्यक है कि परीक्षण में विभिन्न शिक्षण लक्ष्यों पर निर्धारित प्रश्नों का समावेश एक निश्चित अनुपात में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार पाठ्यवस्तु के संबंध में परीक्षण का पर्याप्त विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष संबंध परीक्षण की वैधता से होता है।
तो वैलिडिटी समझिए सबसे पहले। परीक्षण की वैधता से क्या तात्पर्य होता है? परीक्षण वास्तव में जिन लक्ष्यों का मूल्यांकन करता है, जिसका मूल्यांकन करना उसका लक्ष्य है, इसके लिए आवश्यक है कि परीक्षण में विभिन्न शिक्षण लक्ष्यों पर आधारित प्रश्नों का समावेश एक निश्चित अनुपात में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार पाठ्यवस्तु के संबंध में परीक्षण का पर्याप्त विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष संबंध परीक्षण की वैधता से होता है। ठीक है। अब देखिए वैलिडिटी है क्या। कोई भी परीक्षण जिसके मापने के लिए बना है, अगर आप उससे वही चीज नापते हैं या मापते हैं तभी वो वैलिड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बुद्धि परीक्षण है तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा अगर आप बुद्धि को मापेंगे तब तो वो वैलिड होगा। अगर बुद्धि परीक्षण से आप पर्सनालिटी मापने लगे तो क्या होगा? वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी परीक्षण जिसके लिए बनाया गया है, अगर आप उससे वही चीज मापेंगे तब तो वैलिड होगा। अगर आप उससे दूसरी चीज मापने लगे तो वैलिड नहीं होगा। जैसे कोई सोना तौलने वाला जो तराजू है, उससे अगर आप गेहूं तौलने लगे, है ना, या पत्थर तौलने लगे तो क्या होगा? वो जो उसकी माप है वो सही नहीं बताएगा। या आप गेहूं तौलने वाले तराजू से सोना तौलने लगे, है ना, तो जो चीज जिसके लिए बनी है, ठीक है, जैसे 1 लीटर बना है तरल पदार्थों को मापने के लिए, ठीक है, जैसे 1 लीटर दूध आपको मापना है, ठीक है, तब तो ठीक है। अगर आप उसमें 1 लीटर में से 1 लीटर गेहूं भर लें और कह दें 1 लीटर है गेहूं, तो वो क्या है? वो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लीटर बनाया गया है, जो 1 लीटर का माप निश्चित किया गया है, वो किसके लिए है? तरल पदार्थों के लिए है। चाहे आप उसमें मिट्टी का तेल मापिए, चाहे आप दूध मापिए, तब तो सही माप बताएगा उसकी। अगर आप उससे गेहूं चावल मापने लगेंगे तो सही माप नहीं होगी। तो ये आपको वैलिडिटी में ध्यान रखना है। वैधता में कोई भी परीक्षण जिस वस्तु को मापने के लिए निर्मित किया गया है, अगर हम उससे वही वस्तु मापते हैं तो क्या होगा? वैलिड होगा। अगर उससे हम कोई दूसरी वस्तु मापते हैं तो वैलिड नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल स्वरूप बताया कि अगर बुद्धि परीक्षण बना है तो बुद्धि परीक्षण से आप क्या करेंगे? बुद्धि का ही परीक्षण करेंगे। अगर कहीं आप पर्सनालिटी मापने लगे तो पर्सनालिटी वो नहीं बताएगा और ना ही वो वैलिड होगा। ध्यान रखिएगा। वैलिडिटी समझ में आ गई? परीक्षण की वैलिडिटी क्या है? जी सर। श्वेता? जी सर। जी सर। परीक्षण की वैधता समझ में आ गई क्या है? जी सर। सर आ गई सर। अच्छा, करिश्मा खान? बताएं क्या सर? अभी पूछते हैं बेटा। करिश्मा खान, करिश्मा, जी सर। जी सर। परीक्षण की वैधता समझ में आ गई? जी 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 सर। जी सर, माइक नहीं ऑन हो रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आनंद, आपको? जी सर, आ गई। अच्छा अच्छा। चलिए, तो अब देख लेते हैं। तकनीकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं हम। उत्तम परीक्षण की जो है तकनीकी विशेषताएं, उसमें से पहला हमने डिस्कस किया वैधता। ठीक है। दूसरी विशेषता है विश्वसनीयता, जिसे आप क्या बोलते हैं? विश्वसनीयता को अंग्रेजी में रिलायबिलिटी। क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटी। तो देख लेते हैं विश्वसनीयता क्या है, रिलायबिलिटी क्या है। परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ है कि परीक्षण द्वारा जो कुछ मूल्यांकन किया जाना है उसका यथार्थ मूल्यांकन करना। इसका तात्पर्य यह है कि परीक्षार्थी को यदि वह परीक्षण एक से अधिक बार दिया जाए तो उसके प्राप्तांकों या कोटि स्थान में एक रूपता बनी रहे, तब तो रिलायबल है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। विश्वसनीयता क्या है, रिलायबिलिटी क्या है। रिलायबिलिटी का जो तात्पर्य है या परीक्षण की विश्वसनीयता का जो तात्पर्य है
वो ये है कि परीक्षण द्वारा जो कुछ भी मूल्यांकन किया जाना है उसका यथार्थ मूल्यांकन करना। यथार्थ मूल्यांकन मतलब वास्तविक मूल्यांकन करना। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि परीक्षार्थी को यदि वह परीक्षण एक से अधिक बार दिया जाए तो उसके प्राप्तांकों या कोटि स्थान में एकरूपता बनी रहे। फिर से समझिए रिलायबिलिटी क्या है। रिलायबिलिटी का तात्पर्य है कि कोई भी टेस्ट किसी छात्र को मूल्यांकन के लिए दिया गया, उसके मूल्यांकन का जो रिजल्ट प्राप्त हुआ या जो प्राप्तांक प्राप्त हुए, उन प्राप्तांक या कोटि स्थान में क्या हो, एक रूपता बनी रहे। भले ही वो जो परीक्षण है उसको एक से अधिक बार दिया जाए और एक से अधिक बार देने पर भी जो उसके अंक हैं, अब कोटि स्थान है, उसमें कोई बदलाव ना हो, एक रूपता बनी रहे, तब तो हम उसे क्या कहेंगे कि रिलायबल है। परीक्षण आपका क्या है, रिलायबिलिटी है उसकी, या विश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि उसी परीक्षण को हम उसी परिस्थितियों में सेम जनसंख्या में, ठीक है, अगर उसे बार बार परीक्षण करते हैं तो उसका जो प्राप्तांक है, जो कोटि स्थान है, उसमें एक रूपता बनी रहती है, मतलब समान रिजल्ट आते हैं, तब तो हम उसे रिलायबल मानते हैं। ठीक है, सर कोटि स्थान मतलब सर कोटि स्थान से मतलब रैंक से है बेटा। ठीक है, हाँ, कोई भी परीक्षण दिया गया विद्यार्थी को, ठीक है, जिन परिस्थितियों में दिया गया, ठीक है, तो उसमें जो अंक प्राप्त किए, जो रैंक प्राप्त किए, उसको चाहे जितनी बार वो परीक्षण दिया जाए, वही अंक और वही रैंक अगर बार बार आती है, इसका मतलब वो परीक्षण क्या है, रिलायबल है, विश्वसनीय है। ओके, क्लियर? लेकिन सर मतलब ऐसा भी तो होता है सर कि एक ही विषय का और मतलब सेम चैप्टर्स का अगर हम परीक्षण करें और दोहराएं उसको 2 से 3 बार सर, तो कई बार ऐसा होता है सर कि बच्चों के अंक सेम नहीं होते और रैंक भी सेम नहीं होती है सर। तो वो परीक्षण फिर वैलिड, वो परीक्षण जो है आपका रिलायबल नहीं है। अगर एक रूपता नहीं है, रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब वो रिलायबल नहीं है, वो परीक्षण आपका रिलायबल नहीं है। ठीक, हाँ, विश्वसनीयता का जो तात्पर्य है कि परीक्षण द्वारा जो कुछ भी मूल्यांकन किया जाना है, ये उसका क्या है, यथार्थ मूल्यांकन को अभिव्यक्त करता है। इसका तात्पर्य है कि परीक्षार्थी को यदि वह परीक्षण एक से अधिक बार दिया जाए तो उसके प्राप्तांकों या कोटि स्थान में एकरूपता बनी रहे, तब तो हम कहेंगे कि वो विश्वसनीय है, रिलायबल है। अगर उसके प्राप्तांकों या कोटि स्थान में अंतर आ रहा है तो वो परीक्षण रिलायबल नहीं है। बताइए श्वेता, कोई कंफ्यूजन? श्वेता? जी सर, नहीं सर, अब कोई कंफ्यूजन नहीं सर, आ गया समझ। आ गया? जी सर। चलिए, तो ये उत्तम परीक्षण की हम लोग तकनीकी विशेषताओं में वैधता और विश्वसनीयता डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। क्या है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी? परीक्षण की वस्तुनिष्ठता का संबंध परीक्षण के आंकिक मूल्यांकन से है। जो वस्तुनिष्ठता है वो क्या है, परीक्षण की वस्तुनिष्ठता का जो संबंध है वो परीक्षण के आंकिक मूल्यांकन से है। आंकिक मूल्यांकन में जितनी अधिक वस्तुनिष्ठता होगी, परीक्षण उतना ही अधिक विश्वसनीय होगा। ध्यान दीजिएगा, परीक्षण की जो वस्तुनिष्ठता का संबंध है वो परीक्षण के आंकिक मूल्यांकन से है, और आंकिक मूल्यांकन में जितनी अधिक वस्तुनिष्ठता होगी, परीक्षण उतना ही अधिक विश्वसनीय होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि परीक्षण में प्रश्नों की भाषा सरल एवं स्पष्ट हो और कथनों के अर्थ असंदिग्ध हो। ठीक है, सॉरी, असंदिग्ध ना हो। साथ ही प्रश्नों की जो भाषा है उसके उत्तर का विस्तार स्पष्ट होना चाहिए। इससे अभिप्राय यह है कि विभिन्न परीक्षकों द्वारा उसी प्रकार का मूल्यांकन किए जाने पर प्राप्तांकों में विशेष अंतर नहीं आना चाहिए। तब तो हम कहेंगे कि ये जो परीक्षण है ये क्या है, वस्तुनिष्ठता इसमें है, ऑब्जेक्टिविटी है। बताइए।
जैसे आपने प्रश्न पढ़े होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। तो देखते हैं कि निबंधात्मक प्रश्नों को अगर जो है कई शिक्षकों से चेक कराया जाता है तो अलग अलग अंक मिलते हैं। उसी विद्यार्थी की कॉपी को अगर हम 2-3 शिक्षकों से चेक कराएं तो अलग अलग जो है मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं या मल्टीपल चॉइस के प्रश्न हैं जिनमें प्रश्नों की संख्या और अंक निर्धारित है, उस प्रश्न के अंक निर्धारित हैं। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना, तो उनमें 4 विकल्प होते हैं। 4 विकल्प में से जो सही होता है उसको अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 अंक मिलता है। तो चाहे आप जिस टीचर से चेक करा लीजिए, चाहे जितनी बार चेक करा लीजिए, उतने ही अंक मिलेंगे आपको, जितना आपने क्या किया है, सही किया है। जितने प्रश्न आपके सही होंगे उतने अंक मिलेंगे, ठीक है। जितने प्रश्नों के उत्तर गलत होंगे वो काट दिए जाएंगे, चाहे आप 10 टीचरों से चेक कराइए। तो ये वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य ये है कि वस्तुनिष्ठता का संबंध किससे है? परीक्षण के आंकिक मूल्यांकन से है। आंकिक मूल्यांकन में जितनी अधिक वस्तुनिष्ठता होगी, परीक्षण उतना ही अधिक विश्वसनीय होगा, रिलायबल होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि परीक्षण में प्रश्नों की जो भाषा है वो सरल एवं स्पष्ट हो। जो भी प्रश्नों का आप निर्माण करें, उन प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट हो और कथनों के अर्थ में क्या असंदिग्ध ना हो। जो कथनों के अर्थ हो असंदिग्ध ना हो। साथ ही प्रश्नों की भाषा से उसके उत्तर का विस्तार स्पष्ट होना चाहिए। इससे अभिप्राय यह है कि विभिन्न परीक्षकों द्वारा उसी प्रकार का मूल्यांकन किए जाने पर प्राप्तांकों में विशेष अंतर नहीं आना चाहिए। तब तो हम कहेंगे कि वस्तुनिष्ठ है परीक्षण, ठीक है। क्लियर है बेटा? जी सर। चलिए नेक्स्ट विशेषता देखिए, व्यवहारिकता। नेक्स्ट विशेषता क्या है उत्तम परीक्षण की? तकनीकी विशेषताओं में व्यवहारिकता। अच्छे परीक्षण की अन्य विशेषता उसके उपयोग की व्यवहारिकता है, जिसका संबंध परीक्षा के संचालन, अंकन और उसकी व्याख्या की सरलता से है। जो भी परीक्षण आपने बनाया है वो कितना सुग्राह्य है, ठीक है, यानी कितना व्यवहारिक है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, उस परीक्षण के द्वारा परीक्षा का संचालन, अंकन और उसकी व्याख्या सरलता से हो, ठीक है। नेक्स्ट है अंकन में सरलता। जो परीक्षण बनाए आप, उस परीक्षण के जो अंकन में सरलता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है? अंकन में सरलता। हिंदी परीक्षण की अन्य प्रमुख विशेषता उसके अंकन की सरलता से है। परीक्षण में प्रश्नोत्तर के अंकन की विधि सरल होनी चाहिए ताकि अंकन में कोई कठिनाई ना हो और ना ही परीक्षक को इसके लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। नेक्स्ट है आपका तकनीकी विशेषताओं में। सर अंकन का एक्चुअल अर्थ क्या है सर इस जगह पर? मतलब अंकन में जैसे कोई परीक्षण है, ठीक है, तो उस परीक्षण को आपने बनाया तो उसका जो मूल्यांकन है वो कैसे करेंगे, ठीक सर, यानी एक तरीके से प्रक्रिया सर। हाँ, प्रक्रिया की जो अंकन करें तो जब आप परीक्षण का जो परीक्षण होता है ना उसका एक मैनुअल होता है, ठीक है। उस मैनुअल में दिया होता है कि इस परीक्षण का अंकन आप कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे, एक प्रश्न में कितने अंक देंगे, फिर उसकी गणना कैसे करेंगे। तो जो परीक्षण हो ना आपका, उसके अंकन में सरलता होनी चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, ठीक है, परीक्षण की। हाँ, जिसमें अंकन में सरलता हो। तो समझिए हिंदी परीक्षण की जो अन्य प्रमुख विशेषता है वो उसके अंकन की सरलता है। परीक्षण में प्रश्नोत्तर के अंकन की विधि सरल होनी चाहिए। जो भी प्रश्नों परीक्षण के अंतर्गत प्रश्न हैं उनके जो अंकन की विधि है वो सरल होनी चाहिए अंक देने की, ठीक है, ताकि अंकन में कोई कठिनाई ना हो, ताकि जब हम अंक दें या मूल्यांकन करें तब हमें कोई दिक्कत ना हो और ना ही परीक्षक को इसके लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता हो कि चले हम परीक्षण तो बना लिया, उसके जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है,
अब पहले हम उसकी प्रशिक्षण प्राप्त करें तब जाके उसका मूल्यांकन करें, तो ऐसा ना हो। परीक्षण के अंकन में सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। माइक्रोफोन आप कर लीजिए श्वेता। नेक्स्ट और लास्ट जो तकनीकी विशेषता है उत्तम परीक्षण की, वो मानकीकरण। क्या है? मानकीकरण। मानकीकरण भी हिंदी परीक्षण की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इसके लिए मानक स्थापित किए जाते हैं और इनके प्रशासन एवं अंकन के लिए एक समान नीतियों का विकास किया जाता है। ठीक है, ताकि वस्तुनिष्ठता की सापेक्षिक उच्च मात्रा से अंकन किया जा सके। तो ध्यान दीजिएगा, मानकीकरण का क्या तात्पर्य है कि हिंदी परीक्षण की मानकीकरण भी एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इसके लिए मानक स्थापित किए जाते हैं और इनके प्रशासन एवं अंकन के लिए एक समान नीतियों का विकास किया जाता है, ताकि वस्तुनिष्ठता की सापेक्षिक उच्च मात्रा से अंकन किया जा सके। तो ये तकनीकी विशेषताएं थी एक उत्तम परीक्षण की। अब देख लेते हैं एक अच्छे परीक्षण या उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। व्यवहारिक विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? तो व्यवहारिक विशेषताओं में उत्तम परीक्षण के सबसे पहला है उद्देश्य पूर्णता। किसी परीक्षण का उद्देश्य पूर्ण होना उत्तम परीक्षण की मुख्य विशेषता है। ध्यान से समझिएगा, उद्देश्य पूर्णता से क्या मतलब है? किसी परीक्षण का उद्देश्य पूर्ण होना उत्तम परीक्षण की मुख्य विशेषता है। परीक्षण का चयन करते समय परीक्षक को अपने उद्देश्य के दृष्टिगत ही परीक्षण का चयन करना चाहिए। उसे वही परीक्षण चुनना चाहिए जिस उद्देश्य की पूर्ति वह परीक्षण करता है। ध्यान से समझिएगा, ये व्यवहारिक विशेषताओं में है कि जो भी परीक्षण है वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, हमें जब भी हम परीक्षण का चुनाव करें तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, कि वो किस उद्देश्य के लिए बना है। ठीक है, उस उद्देश्य की पूर्ति उस परीक्षण के द्वारा होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो व्यवहारिक विशेषताओं में दूसरी विशेषता है उत्तम परीक्षण की, वो मितव्ययता है। क्या है? मितव्ययता, यानी उत्तम परीक्षण की जो अन्य विशेषता है उसका मितव्ययी होना है। मितव्ययी से क्या मतलब है? अर्थात धन, समय एवं शक्ति की दृष्टि से परीक्षण गुड खर्चीला ना हो, यानी कम खर्चीला हो। ठीक है, बहुत ज्यादा मितव्ययी ना हो। ठीक है, तो ऐसा परीक्षण बनाए हम जिससे कि धन की भी बचत हो और समय की भी बचत हो और शक्ति भी कम लगे। ठीक है, और जिससे कि वो परीक्षण जो है बहुत खर्चीला ना हो, मितव्ययिता का ध्यान रखें। नेक्स्ट विशेषता है व्यापकता। परीक्षण का व्यापक होना उस परीक्षण की विशेषता होती है। किसी परीक्षण की रचना करते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि परीक्षण पद समस्त विषय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं या, ध्यान दीजिएगा, किसी परीक्षण की रचना करते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि परीक्षण पद समस्त विषय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हों। इसमें विषय वस्तु के किसी पक्ष को उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए, यानी आपके परीक्षण में व्यापकता होनी चाहिए, यानी सभी पक्षों को उसमें समाहित किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट व्यवहारिक विशेषता है एक उत्तम परीक्षण की सहजता। उत्तम परीक्षण के लिए परीक्षण में सहजता होना आवश्यक है। सहजता से क्या मतलब है? प्रशासन, फालांकन एवं विवेचन के लिए परीक्षण में जितनी सहजता हो, यानी जितनी सरलता हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रशासन से क्या मतलब है? जब हम उस परीक्षण को प्रशासित करें। फालांकन का क्या मतलब है? जब हम उस परीक्षण का अंकन करें या मूल्यांकन करें या विवेचन करें तो उसमें क्या हो? सरलता होनी चाहिए। परीक्षण उतना ही उत्तम कोटि का कहा जाएगा, ठीक है, जितना वो सहज और सरल होगा। प्रशासन एवं फलांकन के लिए सरल एवं स्पष्ट भाषा में निर्देश दिए हों। ध्यान दीजिएगा, उस परीक्षण को कैसे प्रशासित किया जाएगा और उसका कैसे अंकन किया जाएगा, इसका वर्णन सरल और स्पष्ट भाषा में निर्देश दिए गए।
फालांकन के लिए कुंजियां पहले से तैयार हों और विवेचन की सहजता इस प्रकार की हो कि प्राप्तांकों से एक प्रकार ही विवेचन हो। ठीक है, जो भी प्राप्त अंक हो उनसे एक ही प्रकार का विवेचन हो। तो नेक्स्ट और लास्ट विशेषता है आपकी सर्वमान्यता। सर्वमान्यता उत्तम परीक्षण की अन्य विशेषता है। कोई भी परीक्षण ऐसा होना चाहिए जिसका सभी व्यक्तियों एवं परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सके। मानकीकृत परीक्षण इसके अच्छे उदाहरण हैं। जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं जिन्हें आप स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, वो जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं वो जो है इसके जो सर्वमान्यता है उसके एक अच्छे उदाहरण हैं। कोई भी परीक्षण ऐसा हो जिसका सभी व्यक्तियों एवं परिस्थितियों के लिए प्रयोग किया जा सके। ठीक, तो ये जो परीक्षण का अर्थ और परीक्षण की विशेषताएं थी, हमने आपको दोनों तरह की उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताई है, तकनीकी विशेषताएं और व्यवहारिक विशेषताएं। अब हम लोग कल बात करेंगे अच्छे परीक्षण की कसौटियां क्या क्या होती हैं। जो अच्छा परीक्षण है उसकी कसौटियां कौन कौन सी होती हैं, है ना, या डिस्कस कर लें। अच्छे परीक्षण की कसौटियां डिस्कस कर लें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, अच्छे परीक्षण की कसौटियां। परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए सर्वप्रथम अच्छे परीक्षण की कसौटियों का ज्ञान होना आवश्यक है। अच्छे परीक्षण की कौन कौन सी कसौटियों का क्या मतलब है, क्राइटेरिया। ठीक है, तो अच्छे परीक्षण की कसौटियों में पहला है वैधता, वैलिडिटी। परीक्षण की वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण वास्तव में उन लक्ष्यों का मूल्यांकन करता है जिसका मूल्यांकन करना उसका लक्ष्य है। इसके लिए आवश्यक है कि परीक्षण में विभिन्न शिक्षण लक्ष्यों पर आधारित प्रश्नों का समावेश एक निश्चित अनुपात में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार पाठ्यवस्तु के संबंध में परीक्षण का पर्याप्त विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष संबंध परीक्षण की वैधता से होता है। नेक्स्ट विशेषता है एक अच्छे परीक्षण की कसौटियों में आपको ध्यान रखना है विश्वसनीयता। परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ है परीक्षण द्वारा जो कुछ मूल्यांकित किया जाना है उसका यथार्थ मूल्यांकन करना। परीक्षण के द्वारा जो कुछ भी मूल्यांकित किया जाना है उसका यथार्थ मूल्यांकन करना। इसका तात्पर्य यह है कि परीक्षार्थी को यदि वह परीक्षण एक से अधिक बार दिया जाए तो उसके प्राप्तांकों या कोटि स्थान में एकरूपता बनी रहे। नेक्स्ट है आपका वस्तुनिष्ठता। परीक्षण की तीसरी कसौटी क्या है, वस्तुनिष्ठता है। इसका संबंध परीक्षण के आंकिक मूल्यांकन से है। आंकिक मूल्यांकन में जितनी अधिक वस्तुनिष्ठता होगी परीक्षण उतना ही अधिक विश्वसनीय होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि परीक्षण में प्रश्नों की भाषा सरल एवं स्पष्ट हो और कथनों के अर्थ असंदिग्ध ना हो। साथ ही प्रश्नों की भाषा से उसके उत्तर का विस्तार स्पष्ट होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि विभिन्न परीक्षकों द्वारा उसी प्रकार का मूल्यांकन किए जाने पर प्राप्तांकों में विशेष अंतर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका व्यवहारिकता। अच्छे परीक्षण की कसौटी उसके उपयोग की व्यवहारिकता है, जिसका संबंध परीक्षा के संचालन, अंकन और उसकी व्याख्या की सरलता से है। व्यवहारिकता क्या है, अच्छे परीक्षण की कसौटी उसके उपयोग की व्यवहारिकता है, जिसका संबंध परीक्षा के संचालन, अंकन और उसकी व्याख्या की सरलता से है। ठीक है, तो ये अच्छे जो आपकी परीक्षण की कसौटियाँ थी जिनमें वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता मुख्य है। ठीक है, अब कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो परीक्षण के प्रकार। परीक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं या कितने प्रकार का परीक्षण होता है कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हैं जो हमने अभी पढ़ाया है टॉपिक, उससे संबंधित कोई संशय है
या कोई मन में आपके प्रश्न हैं तो आप रख सकते हैं। आज हम लोगों ने डिस्कस किया है शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया, मूल्यांकन की प्रविधियाँ, है ना, और परीक्षण का अर्थ और एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में तकनीकी विशेषताएं और व्यवहारिक विशेषताएं डिस्कस किया है, और अच्छे परीक्षण की कसौटियां बताई है आपको। वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, और साथ ही व्यवहारिकता भी। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अगर मन में आपके कोई प्रश्न है तो आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। बताइए, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? आनंद? नो सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा इसका सर कुछ अगर स्टडी मटेरियल हो कुछ सर तो दे दीजिएगा सर, पीडीएफ बिल्कुल ग्रुप में। बिल्कुल बेटा, स्टडी मटेरियल आपको मैं कोशिश करूंगा कि संडे को पीडीएफ भेज दूं। ठीक है, समय नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल आप परेशान न हुए, जितना पढ़ा रहे हैं उसका स्टडी मटेरियल आपको व्हाट्सएप पे करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, ओके। नमस्ते सर।